गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर सॉल्वेंट्स। तो सॉल्वेंट्स के लिए आपने पहले से कभी इस वर्ड को सुना होगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी सॉल्यूट को, वो सॉल्यूट चाहे लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, या किसी गैसियस फेज में हो सकता है, किसी भी फेज में वो सॉल्यूट प्रेजेंट हो, और अगर उसको हम किसी सॉल्वेंट में मिला दें तो वो सॉल्वेंट उस सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट की कई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके बेस पर हम इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो मेथड है जिससे हम इसे क्लासिफाई करते हैं, वो क्लासिफाई करते हैं इसके प्रोटोन के बेस पर। अब प्रोटोन के बेस पे हम इसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो प्रोटोन के बेस पे ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक ऐसे आपके पास में सॉल्वेंट हो सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। तो अगर हाइड्रोजन एटम किसी सॉल्वेंट के पास में प्रेजेंट होगा तो आप उसे बोलेंगे प्रोटिक या प्रोटोनिक सॉल्वेंट। प्रोटोनिक सॉल्वेंट। सो प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, लेकिन इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है या हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है। तो अगर हम ये देखें कि वो हाइड्रोजन को डोनेट करता है, तो उस तरह के जो सॉल्वेंट है उसको हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्वेंट या फिर प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि इस तरह के जो सॉल्वेंट्स हैं वो प्रोटोन को क्या करते हैं, जेनरेट करते हैं, इसीलिए उन्हें हम प्रोटोजेनिक बोलते हैं। और एसिड्स, एसिड्स आपने पढ़े ही हैं कि एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयंस देते हैं। तो हाइड्रोजन एटम अगर किसी के पास में प्रेजेंट होगा तभी वो प्रोटॉन आयन दे सकता है। तो इस तरह के जो सॉल्वेंट्स होंगे उसे हम एसिडिक या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स बोलेंगे। अब जैसे इसको एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो जैसे कि H2SO4। H2SO4 जो है वो एक प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होता है। क्या करेगा ये H प्लस आयन देगा और सल्फेट आयन देगा, ये सल्फेट आयन। इस तरीके से ये यहाँ पर इस तरह से और भी कुछ एग्जांपल आप बता सकते हो, जैसे कि HCl। HCl को अगर हम देखें तो कैसे आयनाइज होता है, ये H प्लस आयन बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। या फिर हम बात करते हैं वाटर की। सो वाटर क्या करता है, वो भी H प्लस आयन देता है और OH माइनस आयन देता है। तो ये सभी सॉल्वेंट्स हैं जो H प्लस आयन देते हैं और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स इनको बोलते हैं। लेकिन कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, उसके बेस पर हम इन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स को दूसरी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे बेसिक सॉल्वेंट्स। बेसिक सॉल्वेंट्स। ये जो बेसिक सॉल्वेंट्स हैं इनको कई बार हम बोलते हैं प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक। सो प्रोटोफिलिक का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन अट्रैक्टिव, जिसको प्रोटॉन चाहिए। तो प्रोटॉन किसको चाहिए, जिसके पास में एक कोई ना कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट हो या फिर एक लोन पेयर प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया के पास में ये लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर इस अमोनिया के पास में एक प्रोटॉन अगर आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, तो ये जो प्रोटॉन है जिसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये नाइट्रोजन के दोनों जो लोन पेयर्स हैं, इन दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा और NH4 बना लेता है। ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर बता सकते हो कि अमोनिया जो है वो एक प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है। इसी तरह से आप बात कर सकते हैं जैसे कि एल्किल अमीन्स होते हैं। अब ये एल्किल अमीन्स जो है इनके पास में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पर कहीं प्रोटॉन प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से कई सारे सॉल्वेंट्स हो सकते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके और बेसिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेंगे। दूसरी कैटेगरी जो है, जो हमने यहाँ पे प्रोटोन प्रोटिक या प्रोटोनिक सॉल्वेंट कहा, जहां पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था।
ऐसे ही कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हो सकते हैं जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो उस तरह के सॉल्वेंट्स को हम बोलेंगे अप्रोटिक, अप्रोटिक या फिर नॉन प्रोटोनिक, नॉन प्रोटोनिक। अब ये जो नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स हैं, ये वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, लेकिन वो कभी भी ना तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ना ही डोनेट करेंगे। इसका मतलब अप्रोटिक सॉल्वेंट्स या नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी प्रेजेंट हो सकता, लेकिन वो कभी भी हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट और डोनेट नहीं करते। जैसे कि बेंजीन, बेंजीन में हाइड्रोजन है लेकिन ये हाइड्रोजन को ना ही डोनेट करता है ना ही एक्सेप्ट करता है। इस तरह से एक और एग्जांपल है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें ना तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ना ही ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और ना ही ये कभी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से BrF3। तो ये बहुत सारे कई ऐसे सब सॉल्यूशंस हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता भी है और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं भी होता, लेकिन वो हाइड्रोजन को कभी भी एक्सेप्ट और डोनेट नहीं करते। तो ये हमारी पहली कैटेगरी थी जिसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट और डोनेट करके हम वहां क्लासिफाई कर सकते थे किसी भी सॉल्वेंट को। ओके, दूसरे, अच्छा इसमें एक और थर्ड टाइप का भी सॉल्वेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होंगे? एम्फोटेरिक वो सॉल्वेंट्स होंगे जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता। साथ में एक चीज और यहां पर देखने को मिलती है कि ये दोनों ही तरह से बिहेव करेगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का भी काम करता है और प्रोटॉन डोनेट करने का भी काम करता है, इसीलिए इसे हम एम्फोटेरिक नेचर का सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा। और अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो देख लीजिए यहां पर एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेते हैं जैसे कि वाटर का। ठीक है, अब देखो वाटर जो है एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है और साथ में ये प्रोटॉन देता भी है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर वाटर हो और यहां पर H+ आयन हो, ये इस H+ आयन को एक्सेप्ट भी कर लेता है। क्यों एक्सेप्ट करता है? तो इसको अगर हम यहां थोड़ा सा देखें कि वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन जो है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और जब प्रोटॉन यहाँ इसके पास में आता है जिसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, H+ आयन फॉर्म में है, तो इस ऑक्सीजन माइनस और इस H+ के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इस वाटर मॉलिक्यूल का जो प्रोटॉन लेकर के जो स्पीसी बना है जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन ये बनाता है। तो देखिए यहाँ पर वाटर ने H+ आयन दिया भी है और यहाँ पर वाटर ने H+ आयन एक्सेप्ट भी किया है। तो ये जो वाटर है इसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, ये एम्फोटेरिक नेचर का है। इसी तरह से एक और अगर हम बात करें जैसे कि एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड कुछ इस तरह का होता है और अगर आप इसे देखें तो ये क्या करता है, ये एक वीक एसिड है और H+ आयन देता है और एसीटेट आयन देगा। ये एसीटेट आयन ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है या आयनाइज हो जाता है। लेकिन ये जो H+ है, ये H+ ये एसिटिक एसिड भी एक्सेप्ट कर लेता है और क्या स्पीसी बनाता है, ये बनाता है CH3COOH2+। ये क्यों बनाएगा? क्योंकि अगर आप यहां पर देखें एसिटिक एसिड को तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड का होता है और यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड्स, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो है ये डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं पाई बॉन्ड में। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और तो ये क्या करेगा, यहाँ से इन लोन पेयर को
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यहां से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह की एक स्पीसी में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है और ये डबल बॉन्ड हो जाता है और इस तरह से, और यहाँ प्लस साइन या पॉजिटिव जो करेक्टर है वो यहाँ पर डेवलप हो जाता है इस ऑक्सीजन पे। और ये जो H प्लस जो प्रोटॉन आयन है जो हमने यहाँ इसको प्रोवाइड किया है, वो प्रोटॉन इस H ऑक्सीजन माइनस के पास में आकर के अटैच हो जाता है, तो इसलिए ये CH3COOH2 एक स्पीसी बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से एसिटिक एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर का भी काम कर रहा है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी काम कर रहा है, तो ये दोनों ही क्या है, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये एक कैटेगरी जो कि प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने और प्रोटॉन के डोनेट करने पर बेस थी वो पूरी हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा जो बेसिस है जिससे हम एसिड्स और बेसिस को क्लासिफाई कर सकते हैं वो हमारी कैटेगरी है जिसमें हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये आपने कई बार सुना होगा जब आप सॉल्यूशंस पढ़ते हो और वहां उन सॉल्यूशंस को जब आप पढ़ते हो तो वहां पर आपने इसको सुना होगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब सेम टाइप का कोई भी सॉल्वेंट सेम टाइप के सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक नई कैटेगरी हमारे पास में आती है या एक नया हमारे पास में एक बेस है जिससे हम सॉल्वेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह के जो सॉल्वेंट्स हैं उन्हें हम बोलेंगे आयोनाइजिंग, क्योंकि जब लाइक डिसॉल्व्स लाइक में हम देखेंगे तो यहाँ पर सेम टाइप के सब्सटेंसेस, तो सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, या तो आयनिक होगा या कोवेलेंट नेचर का होगा। तो अगर वो आयनिक नेचर का है तो उसे हम बोलेंगे आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। ये आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स जो हैं वो कैसे सब्सटेंसेस में होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस में जो पोलर हो या फिर आयनिक नेचर के हो। तो आयनिक या पोलर नेचर के अगर होंगे तो वो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। और इन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स की एक और खासियत होती है कि इनमें ऑटो आयोनाइजेशन मिलता है, मतलब कि आयोनाइज करने के लिए हमको बाहर से कुछ ऐड नहीं करना पड़ता, बल्कि ये खुद ही अपने आप को आयोनाइज कर लेते हैं, इसीलिए इसे हम ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इनमें ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये किस तरह के सब्सटेंसेस में इस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनका हाई डाइपोल मोमेंट होगा, हाई डाइपोल मोमेंट होगा तभी वो ज्यादा पोलर होगा या आयनिक होगा, या उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, सो इस तरह के जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो सेल्फ आयनाइजेशन के लिए अगर हम देखें, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर ऊपर बात की थी वाटर की, तो वाटर क्या होता है, वाटर H2O H प्लस आयन प्रोवाइड करता है। इस तरह से वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन के अंदर ब्रेक रहता है। अब ये जो H प्लस आयन बना है ये फर्दर क्या करता है, ये फर्दर दूसरा मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट करेगा, और वही सेम यहाँ पर लोन पेयर है और ये H प्लस आयन यहाँ पर आकर के अटैक कर देगा और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है कि ये ऑटो आयनाइज हो रहा है अपने आप, कि वाटर H प्लस आयन दे रहा है और वो H प्लस आयन वाटर मॉलिक्यूल का जो दूसरा मॉलिक्यूल वहां प्रेजेंट है वाटर का, वो उसको एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अमोनिया है। अब अमोनिया जो है वो मान लीजिए कि प्रोटॉन आयन दे रहा है और एमाइड आयन बना रहा है, इस तरह से, इस तरह से ये H। तो क्या करेगा, ये जो H प्लस आयन बना है, ये H प्लस आयन जो अमोनिया सॉल्वेंट में दूसरा अमोनिया का जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो अमोनिया का मॉलिक्यूल इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये मॉलिक्यूल ने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिश होगा तो इससे होगा क्या कि ये जो H प्लस आयन बने हैं वो NH2 के साथ में वापस रिएक्ट करके और अमोनिया बना देंगे। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ये वापस बना रहा है, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि अमोनिया मॉलिक्यूल का जो दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके साथ में ये H प्लस आयन कंबाइन हो सकता है। तो अगर ये कंबाइन हो जाता है तो ये क्या बनाता है, NH4 बनाता है। तो इस तरह से ये किस फॉर्म में रहेगा, ये या तो NH2 माइनस फॉर्म में रहेगा और इसमें एक दूसरी जो आयनिक फॉर्म होगी वो क्या होगी, NH4 प्लस होगी।
अगर हम वाटर में देखें तो वाटर में दो टाइप के आयंस प्रेजेंट रहेंगे, एक तो हाइड्रोनियम आयन, ये जो हाइड्रोनियम आयन है वो, और एक जो हाइड्रोक्सिल आयंस है वो, तो ये प्रेजेंट इसमें रहते हैं। एक और एग्जांपल में अगर आपको इसका बताऊं तो है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक ऑक्साइड आयन निकाल देता है, साथ में थायोनिल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो थायोनिल बना है और ऑक्साइड बना है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि ये जो हाइड्रोक्सिल सॉरी ऑक्साइड आयन बना है, ये इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये सल्फाइड फॉर्म कर लेता है। तो यहां पर या तो थायोनिल आयन और या फिर सल्फाइड आयन, ये दो आयनिक फॉर्म में ये रहता है। तो ये अपने आप को सेल्फ आयनाइज कर लेते हैं, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। एक और सॉल्वेंट्स हैं जिनको हम यहां पर देखेंगे नॉन आयोनाइजिंग, जिसे हम बोलेंगे नॉन आयोनाइजिंग। जो सेकंड टाइप है इसका वो है नॉन आयोनाइजिंग। अब नॉन आयोनाइजिंग कौन से सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, नॉन आयोनाइजिंग वो सॉल्वेंट्स हो सकते हैं या होते हैं जो आयोनाइज नहीं होते। ठीक है, ना तो ये खुद आयोनाइज होते हैं, ना ही जो भी सॉल्यूट इसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं उसको भी ये आयोनाइज नहीं करते। तो ये कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जिनका लो डाइपोल मोमेंट हो, लो डाइपोल मोमेंट वाले या लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले, या जो नॉन पोलर है जिनमें पोल्स नहीं है, ठीक है ना, जो सिमिलर एटम्स के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं उनको हम इस तरह की सॉल्वेंट की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था, जैसे कि बेंजीन है, ये आयनाइज नहीं होता है। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी आयनाइज नहीं होता है। अगर हम बात करें एसीटोन्स की, तो ये भी आयनाइज नहीं होते, ना ही सॉल्वेंट को आयनाइज करते। तो इस तरह से कई सारे और भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि मिथेनॉल है। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट कहलाते हैं। और एक और बेसिस है या बेस है जिसके बेस पर हम सॉल्वेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एक्वस नॉन एक्वस। ये सबसे अभी जो हमारा टॉपिक भी है नॉन एक्वस एंड एक्वस, हमारा जो क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो भी है क्या, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो एक्वस सॉल्वेंट्स और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को अगर हम डिफाइन करें तो एक्वस का मतलब होता है वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, ये वाटर। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसको बनाने के लिए आपने सॉल्वेंट को एज अ वाटर लिया है या वाटर को एज अ सॉल्वेंट लिया है, तो उसे हम बोलेंगे एक्वस सॉल्वेंट्स। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि NaCl आपने कोई एक सॉल्यूट लिया और आपने क्या किया, वाटर लिया। अब जब आप इसको करोगे तो क्या करेगा, ये इसको आयनाइज कर देगा और सॉल्वेटेड फॉर्म में ले आएगा। इस तरह से ये सॉल्वेटेड फॉर्म में आ गया है ना, इस तरह से। तो ये जो वाटर है ये एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर काम कर रहा है। अब ये जो वाटर को एज अ सॉल्वेंट जो हम काम में ले रहे हैं, तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं, बहुत सारी हमारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जहां पर हम एक्वस सॉल्यूशन को यूज करते हैं, और इसीलिए वाटर को हम बोलते हैं एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसके बहुत से रीजंस हैं हमारे पास कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलें। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, तो इसमें एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि ये बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व कर ये सकता है, इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। साथ में वाटर इजीली अवेलेबल है कहीं पर भी। अगर हम दूसरा सॉल्वेंट को ही देखेंगे तो उसको लेने के लिए हमको कहीं ना कहीं या तो लैब में प्रिपेयर करना पड़ेगा, या कहीं हमें कहीं से लेकर के आना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। लेकिन वाटर इजीली अवेलेबल है, हमारे आसपास खूब वाटर है और हम उसे यूज कर सकते हैं, तो इजीली अवेलेबलनेस की वजह से भी। साथ में इसमें एक और नेचर है कि ये न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, जब भी हम इसको किसी के साथ भी सॉल्यूशन बनाएंगे इसको लेकर के,
तो वो ये खुद न्यूट्रल नेचर का है, तो जो भी सॉल्यूशन हमारे पास में आएगा उसका जो खुद का नेचर होगा वो हमें वहां पर नजर आएगा। ठीक है, साथ में ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं किसी के इसको लेकर के, तो वहां पर भी जो कलर होगा वो उसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा। साथ में इसकी हैंडलिंग बहुत इजी है क्योंकि ये नॉन पॉइजनस है, तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मैं इस सॉल्वेंट को कैसे यूज करूं, क्योंकि ये नॉन पॉइजनस। इसी तरह से इसमें एक है कि इसकी जो लिक्विड रेंज है वो बहुत ज्यादा है। लिक्विड रेंज जो है वो इसकी 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मतलब 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो हमको जो हमारा ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर होता है वो तकरीबन हम ऐसा मानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस रूम टेम्परेचर पर ही क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो एज अ सॉल्वेंट हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं। जबकि अगर आप दूसरे सॉल्वेंट्स को देखो, जैसे कि मान लीजिए कि अमोनिया को ही देखो, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, माइनस के अंदर टेम्परेचर लेकर के आना पड़ता है पहले। ठीक है ना, सो -33 डिग्री टेम्परेचर आप पहले करोगे, उसके बाद में फिर आप उसको एज अ सॉल्वेंट यूज करोगे। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर रेंज जो है, जो इसकी लिक्विड रेंज है, वो काफी ज्यादा है। इसी तरह से वाटर जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। ठीक है, अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, इसकी वैल्यू करीब करीब 81.7 होती है इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, 81.7। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से जो किसी भी सब्सटेंस में जो एटम एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसको वीक करने के लिए बहुत ही पावरफुल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है। और जब ये पावरफुल हमारे पास में पावर है यहाँ पर, तो ये जो बॉन्ड है जो एक एटम और दूसरे एटम के बीच में है वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस देखे और कुछ सॉल्वेंट्स देखे जिनको हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रहे थे, और इसी में हम एक और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं जो होता है नॉन एक्वस। अब नॉन एक्वस का मतलब है कि वाटर नहीं होना चाहिए। अगर वाटर के अलावा दूसरा हम कोई भी सॉल्वेंट यूज करें तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं, द सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे अल्कोहल्स हो सकते हैं, वो वाटर नहीं है। ईथर हो सकते हैं, ठीक है ना, और क्या हो सकते हैं, एसीटोन्स हो सकते हैं, बेंजीन हो सकती है। अभी जो हमने कहा जैसे कि लिक्विड अमोनिया हो सकता है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। सो एक वास्ट रेंज है हमारे पास में, लिक्विड HCN हो सकता है। तो ऐसे वास्ट रेंज है हमारे पास में। वाटर के अलावा भी जो सॉल्वेंट हम काम में लेते हैं उन्हें हम सब क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स बोलेंगे। और ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो हैं वो किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कैसे करते हैं, ये आयनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया क्या करता है, अमोनिया आयनाइज हो जाता है, H+ आयन और NH2- आयन। अब ये जो इक्विलिब्रियम आप यहाँ पे आपको पता है कि जो दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों की रेट जो है वो यहाँ सेम होती है कि जितनी रेट से यहाँ ये H+ आयन और एमाइड आयन बनाया, उतनी ही रिएक्शन इन दोनों की वापस इस रिएक्टेंट या अमोनिया को बनाने के लिए लग रही है। या फिर मैंने अभी आपको बताया कि ये जो H+ है वो वापस एमाइड आयन से ना जुड़ करके क्या कर सकता है, अमोनिया से जुड़ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये अमोनियम आयन बनाता है। तो ये आयोनाइज हो रहे हैं खुद। और जब भी अब ये जब आयोनाइज हो गए, तो हम जब इसे किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट में डिसॉल्व करेंगे या सॉल्यूट को इसमें डिसॉल्व करेंगे, तो वो इजीली क्या हो जाता है, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। इजीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा अगर हम यहाँ पर किसी सॉल्यूट को लेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे सॉल्वेंट्स थे जो हमने यहाँ पर देखे, और साथ में हमने ये भी देखा कि कितने टाइप के ये हो सकते हैं।